नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के विज्ञान विषय के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में। इसके पहले मैं आपको 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं। इन 4 प्रैक्टिस सेट में आपको 30-30 क्वेश्चन के माध्यम से 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं और आज 30 और नए प्रश्नों पर हम बात करेंगे। तो टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपके पास पहुँच जाएंगे, जिनसे एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आने की भी संभावना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इनमें आपके ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार जिनको रिपीट किया जाता है, और डिटेल में जो आपके सॉल्यूशन होते हैं उन पर भी कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो अगर आपने इसके पहले के 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नाम से, तो उसमें जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहते हैं, जो अभी आपका 2025 का सिलेबस जारी किया गया है, तो इसको लेकर मैंने टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च कर दी है। मेरे एप्लीकेशन को जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर टेस्ट आपके अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको डेमो के लिए वहाँ पर मिल जाएगा और बाकी फुल लेंथ टेस्ट वहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पर जाकर आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है। यह एक उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का, तृतीय नियम का, या फिर संवेग संरक्षण का। तो ये किसका उदाहरण है? आपका न्यूटन के गति के तीसरे नियम का। अब न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है? अगर आप यहाँ देखें, न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब कोई भी क्रिया की जाती है तो उसके समान और विपरीत एक प्रतिक्रिया भी होती है, जिसके चलते अगर आप आगे साइड जोर लगाते हैं तो दूसरी वस्तु आपकी पीछे तरफ चली जाती है, जैसा कि नाव के केस में देखने मिला है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या फिर कोपरनिकस ने? तो ये दिया था आपका केपलर ने। बी वाला इसका आंसर होगा। अब इनके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ग्रहों की गति के 3 नियम हैं, जिन्हें केपलर के नियम भी कहा जाता है। ग्रहों की सूर्य के चारों ओर घूमने की गति का वर्णन करते हैं। तो ये नियम आपके क्या करते हैं? ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने की गति का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन सा पदार्थ करता है? आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर जल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट आपके ईंधन का काम करता है शरीर में। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो किस रूप में ऊर्जा प्रदान करता है ये? ग्लूकोज के रूप में। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग रक्त में कमी के कारण होता है। तो किस चीज़ की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? आपका श्वेत रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर लसिका? तो ये रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। बी वाला इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का सबसे आम कारण है। इसके लक्षण लाल रक्त कणिकाओं की संख्या और हीमोग्लोबिन के स्तर में समग्र कमी से संबंधित हैं। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के चलते एनीमिया रोग आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरएच कारक की खोज की गई थी पेरो भालू पर, रिसेस बंदर पर, जॉर्बेक रीछ पर या फिर जेल मछली पर? तो ये किस पर खोज की गई थी? रिसेस बंदर के ऊपर किया गया था। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आरएच कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस वीनर ने 1940 में की थी। यह एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर एसिटिलीन? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एसिटिलीन गैस का उपयोग इसमें किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आमतौर पर एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन पकने की क्रिया को तेज करता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें शहतूत की पत्तियों को उपयोग में लाया जाता है? रेशम कीट पालन में, मुर्गी पालन में, मछली पालन में या फिर मधुमक्खी पालन में? तो इसका उपयोग किसमें लाया जाता है? रेशम कीट पालन में। आगे आप देखें, रेशम कीटों के लिए शहतूत के पत्तों की खेती करना आवश्यक होता है, क्योंकि शहतूत के पत्तों का उपयोग रेशम के कीटों को पालने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा या फिर पेरिकेरा? तो कौन सा सबसे बड़ा संघ होता है आपका? आर्थ्रोपोडा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आर्थ्रोपोडा को पृथ्वी पर सबसे सफल जंतु माना जाता है। इस संघ में जंतुओं के अन्य सभी समूहों की संयुक्त संख्या से भी अधिक प्रजातियां और व्यष्टि शामिल है। सभी ज्ञात जंतु प्रजातियों में से 85% से अधिक आपके क्या हैं? आर्थ्रोपोडा हैं। तो जितने ज्ञात जंतु प्रजातियां हैं
उनमें से 85% आपके केवल आर्थ्रोपोडा हैं, इसलिए सबसे बड़ा संघ है आपका। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक निम्न में से कौन सा है? शैवाल, वन के वृक्ष, पर्णहरित या फिर कैक्टस। तो यहाँ पर अजैविक घटक की बात की जा रही है, तो इसमें से अजैविक घटक आपका कौन सा है? पर्णहरित होगा, सी वाला इसका आंसर है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक कौन से होते हैं, जिसे जैव घटक के नाम से भी जाना जाता है? सभी जीवित जीव शामिल होते हैं इसमें। इसमें पौधे, जानवर, कवक और सूक्ष्मजीव जैसे जीव शामिल हैं। ये जीव एक दूसरे के साथ अपने अजैविक वातावरण के साथ अंतरक्रिया करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है? तो नाइट्रोजन चक्र पर कई बार क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। सबसे पहला है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, अमोनिया, मृतजीव या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन चक्र का भाग कौन सा नहीं होते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड इसका भाग नहीं होते हैं। अब कौन कौन होते हैं इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन चक्र के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका पहला चरण है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया या फिर अमोनियम में बदलता है। नाइट्रीकरण आपका दूसरा चरण है। अमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलता है। तीसरा चरण आपका अवशोषण है। पौधे नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं। चौथा चरण आपका अमोनीकरण है। मृत जीवों और अपशिष्ट उत्पादों में मौजूद कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। अगला है यहाँ पर विनाइट्रीकरण, नाइट्रेट को वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलता है। तो इस प्रकार से आपका नाइट्रोजन चक्र चलता है। इन पर और भी क्वेश्चन आपके आगे बन सकते हैं। अगला है, घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए और बी दोनों, या फिर सरल क्रम में? तो इसका सही आंसर क्या है? समांतर क्रम में होते हैं। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। समांतर क्रम में प्रत्येक विद्युत उपकरण को मुख्य आपूर्ति से सीधे जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक उपकरण को अपनी आवश्यकता अनुसार वोल्टेज मिलता है और एक उपकरण के खराब होने या फिर बंद होने का असर दूसरे उपकरणों पर नहीं पड़ता है, इसलिए आपके समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तापीय प्रभाव का, ऊष्मीय प्रभाव का, रासायनिक प्रभाव का या फिर चुंबकीय प्रभाव का? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? रासायनिक प्रभाव का। रासायनिक और भौतिक क्रियाओं पर भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत कौन सी होती है आपकी? डीसी, एसी। डीसी जनरेटर में आर्मेचर नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? एसी होता है। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा एक प्रत्यावर्ती धारा होती है, एसी होती है, जिसे कंप्यूटेटर द्वारा दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है, तो इनमें से प्राथमिक रंग आपका कौन सा नहीं होता है? पीला, हरा, लाल या फिर नीला? तो आपका हरा क्या है? प्राथमिक रंग नहीं होता है। अब यहाँ पर कौन कौन से आपके प्राथमिक रंग होते हैं? प्राथमिक रंग लाल, नीला और पीला है। ये ऐसे रंग हैं जिन्हें किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता। तो ये इनकी खासियत होती है कि किसी और रंग को मिलाकर आप प्राथमिक रंग को नहीं बना सकते, जैसे आपका लाल है, नीला है या फिर पीला है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? वस्तुओं के रंग का निर्धारण, ग्रहों का चमकना, सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना या फिर मृग मरीचिका? ये क्वेश्चन मैंने एक पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मृग मरीचिका आपका किस पर आधारित है? तो ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। तो इसका आंसर आपका डी वाला होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो ये सारे इसके उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या है? परावर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण या फिर प्रिज्म कोण? तो ये आपका आपतन कोण कहलाता है। बी वाला इसका आंसर होगा। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? जलोद्भिद, समुद्भिद, मरुद्भिद या फिर अधिपादप? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सी वाला, मरुद्भिद के रूप में किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मरुद्भिद आपके क्या होते हैं? सूखी, शुष्क और रेगिस्तान वास स्थल वाले पौधे हैं। तो कैक्टस आपका क्या है? जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जलोद्भिद आपके जल में अनुकूलित रहने वाले पौधे होते हैं। समुद्रविद बहुत कम नमी में अनुकूलित रहने वाले पौधे हैं। अधिपादप आपके क्या हैं? वे पौधे जो दूसरे पौधों पर उगते हैं तथा परजीवी नहीं होते, अधिपादप कहलाते हैं। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे, इन पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं, हरा प्रकाश परावर्तित करती हैं, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो हरा प्रकाश से परावर्तित करती हैं, इसलिए आपको कैसी दिखाई देती हैं? हरे कलर की। तो जो भी जिस रंग को परावर्तित करता है वो उसी रंग का आपको दिखाई देगा।
अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जब श्वेत प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तब यह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तथा केवल हरे रंग को ही परावर्तित होने देती है, जिस कारण हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो ये इसका मेन कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? प्रकाश, ऊर्जा, जल या फिर जैव मात्रा, जिसको हम बायोमास कहते हैं। तो ऊर्जा आपका क्या है जो एक दिशीय आपका प्रवाह दर्शाता है। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। जीवमंडल या फिर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का निवेश होता है तथा पुनः उसे संगठकों द्वारा ऊर्जा के विभिन्न विधियों से निर्गम होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या फिर गमन पोषण स्तरों से होकर होता है। ऊर्जा के जिस भाग का विसरण होता है वह ऊष्मा के रूप में होता है तथा यह वायुमंडल में वापस चली जाती है। ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में प्रवाह एक दिशीय होती है, तो एक दिशीय इसका प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं आपके? पौधे और प्रकाश, पौधे और जीव, जैविक और अजैविक, खरपतवार और सूक्ष्मजीवी। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से होते हैं आपके? जैविक और अजैविक होते हैं। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक आपका जैविक है और दूसरा आपका अजैविक है। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जैविक घटक के अंतर्गत, जबकि जल, वायु, मृदा, प्रकाश आदि अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे कि जैविक घटक के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली एजी टेंसरे द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि किन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जामुन के, प्रांदा, जुनेपर या फिर जेट्रोफा। तो ये किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। जेट्रोफा के बीज से जेट्रोफा ऑयल निकलता है, जिसका प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल जैव ईंधन का उत्पाद किया जाता है। तो इससे जैव ईंधन का उत्पाद किया जाता है। अगला है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा। तो आयोडीन परीक्षण किसके लिए इनमें से किया जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें, आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्टार्च हमेशा आहार में कार्बोहाइड्रेट का सबसे आम रूप है। वसा का पता लगाने के लिए एल्कोहल परीक्षण किया जाता है। प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। तो इन सबके अलग अलग परीक्षण भी आप ध्यान रखेंगे कि वसा का पता लगाने के लिए एल्कोहल परीक्षण है आपका, प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट है और कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण है। तो इन पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल किससे बना होता है? तांबा और टिन, टिन और सीसा, तांबा और जिंक, तांबा, टिन और जिंक। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ये तांबा और जिंक का बना होता है। अगर आप यहाँ देखें, पीतल तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है, तो इन दोनों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? बॉक्साइड, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट या फिर नाइट्राइड। तो इसका कौन सा आंसर होगा? मैग्नेटाइट आपका क्या है? लौह अयस्क होता है। आगे आप देखें, बॉक्साइड क्या है आपका? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। मैग्नेटाइट आपका लौह अयस्क है। लिग्नाइट आपका क्या होता है? निष्कृत वर्ग का पत्थर कोयला है ये आपका। नाइट्राइट क्या है? NO2- आयन होता है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, आर्द्रताग्राही वस्तु वह होती है जो तत्काल अवशोषित कर ले हाइड्रोजन सल्फाइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, अमोनिया को या फिर जलवाष्प को। तो आर्द्रताग्राही वस्तु कौन सी होती है? जो जलवाष्प को क्या करे? तत्काल अवशोषित कर ले, उसको आर्द्रताग्राही कहते हैं। यहाँ पर आप देखें, आर्द्रताग्राही पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने वातावरण से जलवाष्प को तत्काल अवशोषित कर लें, जैसे चीनी, शहद, इथेनॉल। ये इसके उदाहरण जो आपके आर्द्रताग्राही पदार्थ हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मानव जाति के वर्गीकरण में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है? कान, आंखें, नाक या फिर बाल। तो कान आपके क्या हैं? इनको वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है। आगे आप देखें, मानव जातियों के वर्गीकरण में कानों को प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है इथेन, प्रोपेन, बेंजीन या फिर ब्यूटेन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या होता है? बेंजीन आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चक्रीय समतलीय यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक व्यवहार में बेंजीन के समान होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन दिखाता है? ये दोनों आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों क्या करते हैं? आपकी समानता दिखाते हैं। आगे आप देखें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें पृथ्वी पर सबसे पहले जाना जाता है। इसमें आपके बैक्टीरिया और आर्किया दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? तो हर्बल इंडियन डॉक्टर किस पौधे को कहा जाता है? आंवला, आम, नीम या फिर तुलसी? तो इसका सही आंसर है आपका आंवला। कई सारे अभ्यर्थी नीम और तुलसी में से आंसर करते हैं, लेकिन ये दोनों आपके गलत हैं। आंवला को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। इसका कारण क्या है? अगर आप यहाँ देखें, हर्बल इंडियन डॉक्टर आमतौर पर आंवला को कहा जाता है। आंवला को यह नाम इसके औषधीय गुणों और विभिन्न रोगों के प्राकृतिक उपचार के उपयोग के कारण मिला है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिडाल परीक्षण का उपयोग खालिस्तान के निदान के लिए किया जाता है। तो बिडाल टेस्ट आपका किसके लिए होता है? मलेरिया, हैजा, टाइफाइड या फिर साल्मोनेलोसिस? तो इसका सही आंसर क्या है? बिडाल टेस्ट आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ आप ध्यान रखें। बिडाल परीक्षण का उपयोग आंत ज्वर, जिसे टाइफाइड कहते हैं, के संभावित निदान में मदद के लिए किया जाता है। टाइफाइड एक अन्य परीक्षण है जिसका उपयोग टाइफाइड ज्वर के निदान का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये थी आपके टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है।